बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो वेबिनार है ये मैंने कॉल किया है ख़ास तौर पे इस हवाले से कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट में एडमिशन सिक्योर कैसे करना। आज हम इस पे इन डेप्थ बात करेंगे। इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, एक हम से आगाज करते हैं। थोड़ी ये साइंटिफिक हमद है, काफी डीप इसके मीनिंग्स हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इसको उस तरह से ही पसंद करेंगे बहुत ज्यादा, जैसे कि इसने मेरे ऊपर असर किया था। So we have got few participants here, उनको मैं एडमिट कर लूं। ऑलराइट। मेरे ख्यालों की पेचोखम से, मेरे ख्यालों की पेचोखम से खलाकी बेसिमत वुसअतों तक, जहाने अंदर जहान बेअंत, ये गर्दिशों का जो सिलसिला है ये सब उसी ज़ाते वाहिद का आईना है। वो ज़ाते वाहिद कि जिसकी असबात के जलवों में वो कहकशाएं भटक रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी से अजल से मेरी तरफ रवां है, मगर नेहा है, मगर नेहा है वो मेरी आंखों की रोशनी से कि मेरी आंखों की रोशनी तो बस एक जर्रे, एक सूरज की सल्तनत में भटक रही है। वो एक सूरज कि जिसकी मुट्ठी से मेरे दिन रात फूटते हैं। ये उसकी घोड़े की गर्द पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। मैं उसे किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी इन बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है। तो फिर कलम को अंबर में डबोकर महक में सारे हरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं। कहाँ नहीं था, कहाँ नहीं है, मुझे बता वो जहां नहीं है। वही तो है लाशरी को यकता, सबका खालिक, सबका आका, रहीम और रहमान सिफात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी। So dear students, welcome to the ones especially who have joined late. अब हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हियर वी गो। अब हम बात करते हैं द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मैं आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोड है ना कि फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। कि पहले आपको गेम के रूल पता होने चाहिए और उसके बाद आपने किसी भी दूसरे से बेहतर उसको खेलना है। दैट्स द वे टू विन द गेम। तो एंट्री टेस्ट जो है नस्ट का, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन हियर, राइट। तो आपको सबसे पहले इस एंट्री टेस्ट के रूल्स पता होने चाहिए। अच्छा, ये इस तरह का एग्जाम है, राइट। और इस एग्जाम को आपने एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना है, इसको अपने दिमाग के अंदर आपने बैठाना है कि दिस काइंड ऑफ एग्जाम दिस वन इज, राइट। और फिर आपने उसके मुताबिक उस इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, राइट। तो इसलिए मैं इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट को। तो यहाँ पे आप ये देखें कि नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यू सीन हियर, इसमें मैथमेटिक्स या अगर बायोलॉजी का सेक्शन है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। एनीवेज उनके वो भी एनईटी के थ्रू भी कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं इन नस्ट। तो चूंकि यहाँ पे मैं मेनली जो हमारी ऑडियंस है आज की वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मैथमेटिक्स के का जो कह लें कि मैथमेटिक्स के अंदर से जो एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे दे वुड बी 80 एमसीक्यू, राइट। के 40% है ऑफ द टोटल एग्जाम। और उसके बाद में देखें कि फिजिक्स, तो इसमें देखें मैथमेटिक्स में से कितने 80 एमसीक्यूज और फिजिक्स में से कितने, यू सीन हियर 60 एमसीक्यू व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 30% ऑफ द होल एग्जाम। तो उसके बाद फिर आप ये भी देखें कि केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे देयर वुड बी जस्ट 30 एमसीक्यूज व्हिच वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ द होल एग्जाम। और इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज जो कि 10% है होल एग्जाम के। और इंटेलिजेंस में से 10 एमसीक्यूज जो कि ऑफ कोर्स पूरे एग्जाम का 5% है।
अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात है जिसको आपने रियलाइज करना है और उसके मुताबिक आपने अपनी प्रेपरेटरी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना है। सो लेट मी क्लियर द इंक ताकि मैं उस बात को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रीइंफोर्स यहाँ पे कर सकूं। आप जरा गौर करें कि ये हमारे पास इस वक्त 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेन, कि आपका 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, मैथ और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, फिर इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे, आपको हाँ मेरे पांचों सब्जेक्ट हैं, पांचों को मैंने इक्वल तैयार करना, तो अगर आप पांचों सब्जेक्ट्स को इक्वल वे में तैयार करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो ये नस्ट के एंट्री टेस्ट में फेल होने के लिए यही आपकी अप्रोच काफी, कि आप पक्का आप फेल होने की तैयारी कर, ठीक है। सो इफ यू आर फेलिंग टू प्लान हेयर, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप यहाँ पे सही प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने टाइम को बेहतरीन मसरफ के अंदर नहीं लेके आएंगे, बेहतरीन उसको यूज नहीं करेंगे, तो गॉड फॉरबिड आगे आपका फेलियर जब आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें जरा गौर करें इस चीज के अंदर कि अगर मैथमेटिक्स में से 80 एमसीक्यूज हैं और फिजिक्स में से 60 एमसीक्यूज हैं, विच आर रिस्पेक्टिवली 40 एंड 30% ऑफ द एग्जाम्स, यानी कि आप ये कह लें कि ये जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इनमें से आपको 70% एग्जाम पूछे जाना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से तकरीबन सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स के, ठीक है। 70% ऑफ द एग्जाम ये जस्ट इन दो सब्जेक्ट्स में से है, राइट। सो दिस इज द की हियर, कि इसका मतलब ये हुआ कि कम अज कम 70% टाइम आपने जो अपना इन्वेस्ट करना है वो आपने इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर करना। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इसको ग्रैब कर सकें, राइट। इसके लिए टेक्निकली इसको कैसे करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए मैं उसके ऊपर भी आपको गाइड करूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि 70% आपने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर करना। उसके बाद फिर केमिस्ट्री या कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस पे आपने बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें से जस्ट जो है वो 30 एमसीक्यूज है, जस्ट 15% ऑफ द पेपर है। अब आपने इन सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोचेस कैसे रखनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कि फिजिक्स को आपने कैसे तैयार करना है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। इसी तरह से इंग्लिश और इंटेलिजेंस, इनकी अप्रोचेस जो है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए कि बाकी तो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों को मिला के कितना एग्जाम दिया जा रहा है आपसे, इन तीनों को मिला के 30%, ठीक है। तो ग्रॉसली स्पीकिंग आपने अपना मिनिमम 70% टाइम जो है ये आपने मैथ्स और फिजिक्स पे लगाना है। 70 से आप भले इसको 80% कर दें तो मुझे इतराज नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंग्लिश और इंटेलिजेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये खातर खा इनके ऊपर हमने टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं, तो इनका भी जो टाइम है हमने फिजिक्स और मैथ पे लगाना है। क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आप इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हद से ज्यादा तो उसका आपको उल्टा नुकसान है। तो ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम लगाएंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो टाइम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे, इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर, तो आपने आपने उस तैयारी का आपको उतना फायदा नहीं होना एग्जाम में जितना कि आपने अपनी फिजिक्स और मैथ की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लें, राइट। सो अभी मैं इसके लिए आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बस सिर्फ और सिर्फ मतलब आपने, मैं आपको अभी आगे चल के एक चीज बताऊंगा कि मैथ्स और फिजिक्स की आपने बेहतरीन तैयारी कैसे करनी, और केमिस्ट्री की आपने दरमियानी सी तैयारी कैसे करनी है, और इंग्लिश और इंटेलिजेंस की आपने कम से कम तैयारी क्या करनी। सो मैं आपको तीनों चीजों की अलग अलग अप्रोच दूंगा, तीनों कैटेगरीज की, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के 3 ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है, एक अहम सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वाला, और 2 सब्जेक्ट जो कम अहम है जो कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। स्कोर हमने सबके अंदर करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस में आपका स्कोर ना भी आए तो आपका नस में दाखिला हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका इंग्लिश और इंटेलिजेंस के पोर्शंस के अंदर अगर आप तैयारी कम भी करोगे तो भी आप नंबर ले लो, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो कम तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक अहम तरीन बात वो ये है कि नस्ट जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर हाईली हाईली कॉन्सेप्चुअल। मैंने खुद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर किया हुआ है, एंड नस्ट एंट्रेंस टेस्ट इज वन ऑफ देम। आप सोच रहे होंगे कि सब प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने नस्ट एंट्रेंस टेस्ट लाइक किस डोमेन में दिया होगा। तो बेसिकली जिस साल मैंने नस्ट के एंट्री टेस्ट में मैं अपीयर हुआ था उस वक्त मेडिकल में दाखिले के लिए भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी नस्ट ही टेस्ट लेता था। तो नस्ट का क्लासिक एंट्री टेस्ट होता था, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में मेरा जो मेरिट ऑर्डर था आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45,000 स्टूडेंट्स जो कि उस वक्त अपीयर हुए थे, मेरा जो मेरिट ऑर्डर था प्री मेडिकल की बात मैं कर रहा हूँ,
दैट वाज 69, ओनली 69, राइट, 69 मेरा टोटल था। तो आई हैव गॉन थ्रू दिस, और मैंने जितने भी, मैंने तकरीबन 8-10 डिफरेंट एंट्री टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट था, बिलीव मी, वो नस्ट का था, राइट। सो हाईली हाईली कॉन्सेप्चुअल ये नस्ट का पेपर होता है। कॉन्सेप्चुअल से मुराद ये है कि इसके अंदर बुक की जो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, सीधी सीधी बातें कम पूछी जाती हैं, इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के नई नई सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करा करा के ज्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मैं आज आपको दूंगा कि किस तरह से आपने कॉन्सेप्चुअल वे में अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना। ओके, सो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम में वो कितने होने, और हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया। अब इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स 200 है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद फिर अगर आप देखें टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड होता है। तो आंसर इज ये आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड ही है। प्रीवियस ईयर्स में जो इस्लामाबाद में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इस्लामाबाद में टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है दैट इज ओनली कंप्यूटर बेस्ड, राइट। जबकि क्वेटा और कराची के अंदर इवन पेपर बेस्ड एग्जाम जो वो भी लिए जाते थे, राइट। तो इस साल जो कोविड-19 की सिचुएशन है, तो हो सकता है कि वो इनको भी कंप्यूटर बेस्ड की तरफ शिफ्ट करें किसी ना किसी तरीके से, राइट। क्योंकि अभी तो इवन यूईटी वगैरह भी जो कि पहले पेपर बेस्ड लेते थे वो भी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब नस्ट की भी लाइकलीनेस है कि ये भी बजाय के बड़े बड़े हॉल में बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक ही पेपर बेस्ड एग्जाम लें, मे बी कि ये अब टोटली कंप्यूटर की तरफ जाए। तो अभी तक उन्होंने अपनी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने किसी भी पेज पे ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने पेपर बेस्ड टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, खत्म कर दिया ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट वो मेरी नजर से नहीं गुजरी, राइट। बहरहाल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये समझेंगे कि आपका जो पेपर है ये है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और अगर आप जिस भी प्रोविंस से हैं आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो दे ही सकते हैं, ठीक है। ओके अब इसका बाद बच्चे ये पूछते हैं कि सर इस टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो वो बाद बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम सेट की बुक्स लें या हम जो है वो ए लेवल की बुक्स भी साथ पढ़ें या एमसीक्यूज की कौन सी बुक्स पढ़ें, या लाइक एफएससी की बुक्स क्या काफी है नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए, क्योंकि नस्ट के एंट्री टेस्ट तो बहुत कंसेप्चुअल होता है, तो शायद इससे एफएससी की बुक्स इतनी कंसेप्चुअल नहीं होती, तो शायद इससे तैयारी ना हो सके एंड सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो बच्चे पूछते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए अगर कोई बेहतरीन रिसोर्स है नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने एफएससी की है किसी भी बोर्ड से, किसी भी प्रोविंस के किसी भी बोर्ड से, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है आपने उन्हीं को दोबारा पढ़ना, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कोई नया कंटेंट पकड़ें, कोई नई नई चीजों को पकड़ें और उनसे दोबारा चीजों को सीखना शुरू कर दें, नई बुक्स को पकड़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को पकड़ें, ऑफ कोर्स वो आपके लिए टोटली न्यू बुक्स हैं, तो उनको इवन फर्स्ट रीड देने में आपको बड़ा टाइम लग जाना, फिर उनको उनके अंदर से बारीक बारीक पॉइंट्स को निकालना, समझना, कंप्रीहेंड करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक होगी अगर आप अपनी एफएससी या ए लेवल की बुक्स को छोड़ के किसी और बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल भी आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि नस्ट का जो नस्ट वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ बोर्ड से, उनके बुक्स में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन भी हैं, तो वो बड़ा सोच समझ के एग्जाम बनाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वो कॉमनली टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट जो है जितने भी बच्चों मैंने जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड से थे, डिफरेंट प्रोविंसेस से थे, तो सभी का यही कहना है कि हमारी एफएससी की बुक्स में से ही पेपर आया। खास तौर पे जो साइंसेस का पेपर है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, ये तो हमारी बुक में से ही आए, राइट। सभी बच्चों का यूनानिमसली यही कहना है। इसलिए आपके लिए जो स्टडी रिसोर्सेज रिकमेंडेड हैं और जो सजेस्टेड हैं वो क्या है, वो आपके अपनी एफएससी की या ए लेवल की ही टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने ए लेवल किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि ए लेवल ही की बुक्स को दोबारा पढ़ें, राइट, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी रिफ्लेक्सेस हैं वो उन्हीं के साथ हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं कि इसके अलावा और रिसोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा जो topnet.pk का NET का 2020 का कोर्स है, ये भी एक मोर देन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्स है फॉर द नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। ये मैं क्यों इस बात को इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आई नो कि किस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। अभी आपको भी थोड़ी देर में बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कितना पावरफुल कोर्स है और ये किस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा। इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा। ऑलराइट, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं।
इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के अंदर एक तो आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इट वुड बी सिली टू लीव द क्वेश्चंस अनआंसर्ड देयर। सेकेंडली, चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है, चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है, तो इसके अंदर आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, राइट, मार्क कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो मार्क्ड एमसीक्यूज हैं आप उनको बाद में दोबारा रिव्यू करके उनके आंसर को चेंज भी कर सकते हो उसको टेस्ट को सबमिट या सेव करने से पहले, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे वो इस तरीके से आप बनाओगे कि आपको आपको पता हो, एक तो आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि सारे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने फर्स्ट गो के अंदर क्या करना है, आपने पहले जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करना है, राइट, सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बस आपने उनको अटेम्प्ट करना है, या एटलीस्ट जिन सेक्शंस की वेटेज हाई है, ऑफ कोर्स मैथ्स फिजिक्स में कहता हूं उनको बिल्कुल स्टार्ट में आपने रखना, ठीक है। और जो आपके देखे ना क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, आप समझो कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक है आपके पास इजी क्वेश्चंस, एक है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और तीसरे हैं वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट अवे वो आपको आते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको सीधा जवाब आता है, ये आपके लिए इजी है। अब जो आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, कि मे बी आपके 2 ऑप्शंस कंफ्यूज हैं 4 में से या 5 में से, आपके 2 ऑप्शंस कंफ्यूज हैं, यार पता नहीं ये सी और डी में से कौन सा है, जी आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, लाइक आपके लिए सारे ऑप्शंस 4 या 5, अगर ए बी सी डी ई सारे के सारे ऑप्शंस ही कंफ्यूज है, आपको कोई पता नहीं है इनमें से कौन से ऑप्शन की कोई सेंस बन रही है, ये आपके लिए वेरी डिफिकल्ट है। तो अब आप ये देखें कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, लाइक आप ये नहीं कभी भी नहीं चाहोगे कि आप जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट इस तरीके से करो कि आप सारे के मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर आप टाइम लगाते जाओ साइड बाय साइड, और एंड में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रह जाए। तो आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, जो आपको आता है यानी कि इजी क्वेश्चंस, उसके नंबर फौरी तौर पे आपकी पॉकेट में आ जाए, और उसके बाद फिर जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट हैं, आपने इन डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर फिर सेकंड थर्ड गो के अंदर टाइम दोबारा इन्वेस्ट करना। और वैसे भी एक क्वेश्चन ऑन एवरेज हम कहते हैं, जनरली सारे एंट्री टेस्टों के लिए ये बताते हैं कि ऑन एवरेज जो एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो 40 सेकंड दिया जाता है। तो पहली दफा जब आप पूरे सेक्शन पूरे पेपर में से गो थ्रू हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 40 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, उसकी जान छोड़ दें, या तो बेस्ट आंसर अपना पिक करके आगे चले जाएं, और या फिर उसको खाली छोड़ के आगे चले जाएं, लेकिन खुदारा एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपने अड़े नहीं रहना बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन है आप ये सोचते रहोगे यार आई एम जस्ट टू गेट टू द राइट आंसर, बस सही जवाब निकलने ही वाला है, अगर आप ये इस सोच के साथ आप 5-7 सवालों के ऊपर 5-5 मिनट लगा दोगे, आपका बाकी पूरे का पूरा एग्जाम जो क्राइसिस में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले गो में सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, उसके मार्क्स अपनी पॉकेट में पक्का कर लेना है। समझ लेंगे टेक्निकली आप तकरीबन 70% पेपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होगा क्योंकि उनको स्ट्रेट अवे आता होगा, ठीक है, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग 30% पेपर है, अब और ये क्वेश्चन भी ऐसे, अगर ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के ऊपर 40 सेकंड लगते हैं, तो अगर आपके लिए इजी क्वेश्चंस हैं, मे बी आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, तो अब आपने इन इजी क्वेश्चन से टाइम भी बचा लिया, अब आपको और भी ज्यादा तसल्ली भी होगी, आपने मेजर पोर्शन में से आप गुजर भी गए हो, ऊपर से आपने टाइम भी बचा लिया काफी सारा, और अब आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन द डिफिकल्ट एंड द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज अगर आपके पास डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम था आपके पास 40 सेकंड, और इजी क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकंड था, आपने इजी क्वेश्चंस को ऑन एवरेज 25 सेकंड में सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए कि हर क्वेश्चन में से 15-15 सेकंड आपने बचाए, वो सारा टाइम आपने डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर देना है। तो जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा तसल्ली के साथ दोबारा अटेम्प्ट करोगे, आपको पता है मेरे पास खुला टाइम है, मैं 1.5-2 मिनट इजीली इस क्वेश्चन को दे सकता हूं, तो अब आपके क्वेश्चन उसके ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। So this is a very very important fact here. So conclusively मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने 3 साइकिल्स के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले गो के अंदर आप सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जो डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको मार्क कर दें, और सेकंड गो के अंदर आप क्या करें, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं जो जिनको आपने मार्क किया हुआ है, उसमें से खास तौर पे जो डिफिकल्ट वंस हैं, अगर वो ज्यादा है 2-2 ऑप्शन वाले, कोशिश करें पहले आप उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद थर्ड रिव्यू के अंदर आते हुए अगर आप चाहें तो जो रिमेनिंग है उनको आप सॉल्व करें, राइट। तो जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं एग्जाम में मैक्सिमल स्कोर करने के, वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद फिर ये भी एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चंस जो है कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी ऑर्डर। अगर आप इसका जो यूजर इंटरफेस देख भी लो नस्ट एंट्रेंस टेस्ट का जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको सेक्शंस के दरमियान में नेविगेट करने के ऑप्शन दे रहा है,
तो आप जिस सेक्शन को चाहो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जहां से आपका 70% पेपर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं तो यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, राइट, क्योंकि इनमें से मेजर बल्क क्वेश्चन वो है ही इधर पड़ा हुआ, राइट। और उसके बाद फिर जो आप फिर आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश को एंड पे जाके आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि वो थोड़े से लाइक समटाइम्स लेंथी भी हो सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद के जो टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो नस्ट के लिए जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, एक तो इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड सेंटर होता है, राइट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कराची और क्वेटा के अंदर पेपर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सेंटर बनते हैं। बहरहाल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप जौन सा भी चाहो चूज कर सकते हो। तो इसमें आई वुड पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग, बेहतर ये है कि आप इस्लामाबाद में जो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आप इसी को अटेम्प्ट करो, ये ज्यादा फ्रेंडली भी है, वैसे पर्सनली मुझे तो ये ज्यादा फ्रेंडली लगता है। ऑलराइट, उसके बाद फिर देखें कि आप जब आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप तब टेस्ट सेंटर के भी बारे में चूज करोगे, और टाइम ऑफ प्लेस ऑफ टेस्ट ऑफ कोर्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर चाहिए मेंशन होगा। So that's all for today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. May Allah bless you all.